आपका आज की वीडियो में। स्वागत तो आज है। जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है नितिन गडकरी के पास कहां से आ रहा है एक्सप्रेसवे बनाने का पैसा आसान भाषा में। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे ये बोलते हैं ना। आप सुन रहे थे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। नई सरकार में गडकरी अपना नया कार्यकाल शुरू कर चुके हैं। नए कार्यकाल में गडकरी का फोकस किन चीज़ों पर होगा आज बात करेंगे। हालांकि शुरू करते हैं एक आंकड़े से। 5 जनवरी 2024 को जारी पीआईबी के प्रेस रिलीज के मुताबिक साल 2014 में भारत में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी। कट टू 2022-23 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,45,000 किलोमीटर हो गई, यानी 9 साल में 59% की ग्रोथ। ये ग्रोथ 2 तरह से हुई है। नए नेशनल हाईवेज भी बने हैं और कुछ पुरानी सड़कों को नोटिफाई भी किया गया है एज नेशनल हाईवेज। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोग मानते हैं कि नेशनल हाईवेज की क्वालिटी में भी यकीनन सुधार आया है। इस दौरान नए एक्सप्रेसवेज बने हैं, कई और बन भी रहे हैं, जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, भारतमाला, 4 धाम कॉरिडोर जैसी नई परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए अक्सर नितिन गडकरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की एक लाइन कोट करते हैं, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। ये कैनेडी का कथन, यानी अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं क्योंकि अमेरिका एक अमीर देश है, बल्कि अमेरिका एक अमीर देश इसलिए है कि अमेरिका की सड़कें बेहतरीन हैं। कैनेडी के इस एक वाक्य में इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट छुपा है जिसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये क्या है और इसका भारत में सड़कों की बढ़ती लंबाई में क्या रोल है, इस सवाल का जवाब आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात, आज हम इस सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों खबर आई कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 900 किलोमीटर रोड BOT के जरिए बनाने वाला है। BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये एक तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आने वाला, यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच एक साझेदारी, माने सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर सड़क बनाएंगे। नितिन गडकरी अक्सर एक बात और भी कहते हैं कि सरकार से उन्हें जितना बजट मिला है वो उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा पैसे की सड़कें बना चुके हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया? क्या ये पैसा BOT से आया? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। ये पैसा कई दूसरे सोर्सेज से आता है। कौन से ये सोर्सेज हैं? सड़क बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं गडकरी? गडकरी 3.0 का मास्टर प्लान क्या है और क्या है चुनौतियाँ? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं आसान भाषा में, जिसमें हम बेहद जटिल टॉपिक्स को आसानी से समझाते हैं। सबसे पहले बात नितिन गडकरी के पिछले कार्यकाल में शुरू हुए हाईवे प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले बात भारतमाला परियोजना की। यह परियोजना 2017 में लॉन्च हुई। जो पहले NHDP होता था उसके कई प्रोजेक्ट्स भारतमाला में आज हैं। प्रस्ताव के अनुसार इसमें 83,000 किलोमीटर लेंथ की रोड्स बननी हैं, जिनका मकसद 550 से ज़्यादा ज़िलों को 4 लेन हाईवे से जोड़ना है। इसके लिए इन सड़कों के लिए एक परियोजना बनाई गई। अनुमान के अनुसार इन सारी परियोजनाओं में 10,40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतमाला परियोजना में कई सेगमेंट्स हैं। पहला है इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे मुंबई कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, मुंबई आगरा इकोनॉमिक कॉरिडोर, सागर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसके अलावा और 39 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। इसके साथ हब एंड स्पोक मॉडल के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी बनेंगे जो इन इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्टेड रहेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल यानी एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मॉडल जहां किसी एक लोकेशन को एक हब बनाया जाता है और बाकी लोकेशंस को उससे जोड़ा जाता है। हब एंड स्पोक, जैसे आप साइकिल के पहिए की तरह आप उसको इमेजिन कीजिए। साइकिल के पहिए के बीच में हब है और उसमें स्पोक लगे हैं जो तीलियां होती हैं, तो हब में चीज़ें आएंगी और वहाँ से स्पोक्स जो छोटे छोटी लोकेशंस हैं वहाँ जाते रहेंगे। अंबाला, मुंबई, लुधियाना, पुणे, इंदौर जैसे 50 शहरों में लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे। दूसरा हिस्सा है एक्सप्रेसवेज का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे,
कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। इसके अलावा नेशनल कॉरिडोर्स बनेंगे, फीडर रोड्स बनेंगी, इंटर कॉरिडोर रोड्स बनेंगी, यानी 2 कॉरिडोर्स को जोड़ने वाली सड़कें, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स बनेंगी। ये सब इसी प्रोजेक्ट में है, भारतमाला में। 2017 में भारतमाला का फेज़ 1 लॉन्च हुआ, जिसका मकसद था 2022-23 तक 24,800 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाना। फेज़ 1 की कुल कीमत 3.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी, हालांकि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वर्तमान में इस परियोजना का क्या हाल है, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल दूसरी सड़क परियोजनाओं के बारे में भी आप जान लीजिए। गडकरी के कार्यकाल में शुरू हुई दूसरी परियोजना का नाम है चार धाम कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी का एक पेट प्रोजेक्ट इसे भी कहा जाता है। 2016 में शुरू हुई इस परियोजना का मकसद था उत्तराखंड में मौजूद चारों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को 2 लेन ऑल वेदर रोड से जोड़ना। वर्तमान में इस परियोजना पर काम चल रहा है। 889 में से 600 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। इस पूरी परियोजना का फाइनल अनुमान के हिसाब से 12,000 करोड़ रुपए की लागत इस पर लग जाएगी, इस तरह का एस्टिमेट है। मुख्य परियोजनाओं के बाद गडकरी कार्यकाल में बनी सड़कों की लंबाई पर गौर कर लेते हैं। 5 जनवरी 2024 को जारी पीआईबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक साल 2014 से 2023 तक भारत में लगभग 83,738 किलोमीटर लंबे हाईवेज का निर्माण हुआ। साल 2014-15 में 4,410 किलोमीटर हाईवे बने। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की स्पीड में लगातार बढ़ोतरी होती है। साल 2018-19 में 10,855 किलोमीटर निर्माण हुआ हाईवेज का। 2020-21 में हाईवे के नेटवर्क में 13,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा काम करना है तो अच्छे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, पैसा लगता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह की चीज़ है। अच्छी रोड बनाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और मोटी रकम। ये रकम कहाँ से आती है, अब हम इस सवाल पे जा रहे हैं। जैसा हम जानते हैं, भारत में नेशनल हाईवे बनाने के लिए अलग से बजट आवंटित होता है, यानी पैसा सरकार का। अब जितना बजट मिलेगा उस हिसाब से हाईवे बनते रहेंगे। सड़क बनाने के लिए सरकार के पास कितना पैसा होता है, ये जानने के लिए आप आंकड़ों पर नजर डालिए। 2013-14 में हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय को 24,775 करोड़ रुपए मिले, जो 2022-23 तक 840% बढ़कर 2,83,000 करोड़ हो गया। पिछले 9 सालों में कुल 7,64,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह कि नितिन गडकरी ये भी दावा करते हैं कि साल 2021 तक ही वो सड़कें बनाने में 17 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके। ये बात उन्होंने 2021 में रीडिफ न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कही थी। तब गडकरी ने कहा था कि 17 लाख करोड़ रुपए के अलावा 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और बन रहे हैं, जबकि 2021 तक हाईवेज के लिए सिर्फ 4,33,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। यानी अब गडकरी जो कह रहे हैं और जो पैसा सरकार से मिला उसमें अंतर है। सामान्य हिसाब कहता है कि 26 लाख करोड़ में से अगर हम 4,33,000 करोड़ माइनस कर दें तो 21 लाख करोड़ से ज़्यादा का फर्क आ रहा है। अब सवाल ये कि इतना एक्स्ट्रा पैसा अगर सरकार ने नहीं दिया था तो ये आया कहाँ से, क्योंकि तभी तो खर्च हुआ होगा। इसका जवाब है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच एक करार, पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप से कंपनी भी पैसा कमा लेती है और सरकार की जिम्मेदारी भी पूरी हो जाती है, लोगों को मिल जाती है सड़क। आइए समझते हैं कि यह काम कैसा करता है। प्राइवेट फंडिंग के रास्ते सड़क विभाग मुख्यतः 3 सोर्सेस से पैसे जुटा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम 3 सबसे कॉमन मॉडल्स की बात करेंगे, BOT, HAM और मोनेटाइजेशन। शुरुआत करते हैं BOT से। इसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, क्या है समझाते हैं। BOT का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसे एक उदाहरण से आप समझेंगे तो इजी हो जाएगा। मान लीजिए सरकार को लखनऊ से कानपुर के बीच रोड बनानी है। अब सरकार क्या करेगी, एक ठेका निकालेगी, एक डॉक्यूमेंट निकालेगी और इसमें सड़क की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, सड़क किस जगह से किस जगह तक के जाएगी, ये सारी डिटेल लिख देंगे। सड़क बनाने वाली कंपनी को आमंत्रित किया जाएगा कि वो आए और सड़क बनाए, माने ठेका निकलेगा। अब मान लीजिए इस सड़क बनाने का ठेका मिल जाता है A नाम की कंपनी को, कंपनी A। अब यहाँ एक पेंच है, सड़क बनाने का पैसा सरकार नहीं देने वाली है या पूरा पैसा नहीं देने वाली, ये पैसा A को खुद जुटाना है। सरकारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे हाईवे को डिज़ाइन करना है,
कंस्ट्रक्ट करना है, कमीशन करना है, लेकिन इस सड़क पर मालिकाना हक, इस सड़क होगी भारत सरकार की अगर NH बन रहा है तो फिर ए को इस डील से क्या फ़ायदा है अगर वो पैसा जुटा के रोड बना रहा है और सरकार मालिक भी है सड़क की। असल में सरकार इस सड़क के बनने के बाद ए कंपनी को यह सड़क कुछ सालों के लिए दे देगी लीज पर। ए यहाँ से टोल टैक्स के जरिए पैसा कमाएगी, कंसेशनर बन जाएगा बेसिकली, वो लीज नहीं कहना चाहिए। यानी जब आप गाड़ी लेकर इस सड़क पर आएंगे तो नाके पर आपको चुंगी देनी पड़ेगी, टोल टैक्स। जब तक सड़क ए के पास है तब तक इस सड़क के मेंटेनेंस का जिम्मा भी कंपनी ए के पास होगा। जब ये ठेका पूरा हो जाएगा, जब टोल की अवधि पूरी हो जाएगी, तब सरकार के पास ये सड़क लौट आएगी। अब इसके 3 फायदे, सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ और एक सड़क भी बनकर तैयार हुई, यानी उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई। दूसरी तरफ कंपनी को बिजनेस मिला, इकोनॉमी को रफ्तार मिली, सीमेंट कारखाने हैं, ट्रक्स हैं, लोग हैं, उनको रोजगार मिला। और तीसरा फायदा ये कि पब्लिक के चलने के लिए एक अच्छी सड़क बनी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि लोगों को जो उनका बजट है उसमें खर्चे की एक और मत जुड़ जाती है, टोल उनको जोड़ना पड़ता है अगर लंबा ट्रैवल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि एक बार प्रोजेक्ट अगर BOT हो जाए तो उसमें सरकार का पैसा ही नहीं लगता है। अगर कोई प्रोजेक्ट वायबल ना हो, यानी उसमें घाटे की आशंका हो, तब सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत ठेका लेने वाली कंपनी की मदद करती है। अब अगर इसका क्वांटिटेटिव फायदा आपको समझना है तो आप एक उदाहरण लीजिए। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार 900 किलोमीटर के हाईवे BOT के जरिए बनवाएगी और इनकी कुल कॉस्ट है 44,000 करोड़ रुपए। यानी सरकार के खर्च के बिना ही 44,000 करोड़ रुपए के हाईवे बन जाएंगे। अब बात करते हैं HAM की, यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये सिस्टम 2015 से शुरू हुआ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक सड़क को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। सरकार एक बिड निकालेगी, जो कंपनी सबसे सस्ते दाम पर सड़क बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर लेगी और अपना ठेका भरेगी, उसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट भी मिल गया कंपनी ए को। अब क्या होगा, यहाँ प्रोजेक्ट के आवंटन के बाद ए अपना काम शुरू कर देगी। सरकार 5 सालों में ए को 5 किस्तों में पैसा देगी। ये कुल खर्च का 40% होगा। इस उदाहरण के हिसाब से 40 करोड़ है ना, 100 करोड़ की रोड हम मान रहे हैं। बाकी 60% पैसा यानी 60 करोड़ कंपनी ए को खुद जुटाना होगा। सड़क बनने के बाद ए ये सड़क सरकार को सौंप देगी, सरकार इस सड़क पर टोल वसूलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ए के 60 करोड़ का क्या होगा। सड़क बनने के बाद सरकार ए को 6 माही किस्तों पर बाकी 60 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। इससे क्या फायदा होगा, सबसे पहले सरकार को इतने बड़े प्रोजेक्ट का खर्च एक साथ नहीं उठाना पड़ेगा और सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी को काम मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रॉफिट भी होगा। इस मामले में उसे टोल टैक्स कलेक्ट करके पैसा नहीं जुटाना है, बल्कि ये पैसा तो सरकार से डायरेक्टली मिल रहा है उसे। खैर, ये उस सिनेरियो में पॉसिबल है जहां कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन प्राइवेट पैसा जुटाने का एक और तरीका है और इसे कहते हैं मोनेटाइजेशन। वैसे आप पूछ सकते हैं, अगर हाइब्रिड एन्युटी में सरकार के पास सड़क जा रही है तो सरकार वो पैसा ला कहाँ से रही है। हो सकता है वो अपने बजट से दे, ये भी हो सकता है कि वो हाइब्रिड एन्युटी की रोड पे भी टोल लगाएं। अगला तरीका मोनेटाइजेशन क्या है, इसको समझते हैं। मोनेटाइजेशन यानी किसी एसेट के जरिए पैसा कमाना। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने एक हाईवे बनाया। अब सरकार के पास एक रास्ता यह है कि टोल बूथ लगाए और टोल के जरिए सालों तक पैसा वो रिकवर करती रहे। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, सरकार इस रोड को किसी प्राइवेट कंपनी को दे सकती है और उस प्राइवेट कंपनी से अपने कुल खर्च का 40 से 50% हिस्सा ले सकती है और इस पैसे के बदले कंपनी को एक लीज ड्यूरेशन दी जा सकती है, जिससे सरकार को दिए पैसे की भरपाई हो सके और सड़क के मेंटेनेंस का ध्यान रखा जा सके। बस इसी को सड़क का मोनेटाइजेशन कहा जाता है। मोनेटाइजेशन वाली सड़कों पर भी टोल लगता है। अप्रैल 2024 में छपी बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के एसेट को मोनेटाइज किया है। पिछले साल 2023-24 में NHAI ने 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मोनेटाइजेशन के जरिए ही जुटाए थे। देश को इन बेहतरीन सड़कों से क्या फ़ायदा है? ऑब्वियस सवाल है, जवाब फिर भी दे देते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स में होता है। अच्छी सड़कों की वजह से लोगों का आवागमन यानी मूवमेंट ईजी हो जाता है। कम समय में आप ज़्यादा दूरी को कवर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को आप लीजिए, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। पहले यह सफ़र करने में 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे बन गया है तो कई ऐसे क्लेम्स हैं कि इस दूरी को लोग 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर रहे हैं। वैसे
आपको अगर 100 किलोमीटर की सड़क है तो उसे 1 घंटे में पूरा करने से पहले सोचना चाहिए। सुरक्षित रूप से आप गाड़ी चलाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। ये बात हुई प्राइवेट ट्रैफिक की। आप समझते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के बढ़ने के पीछे 2 बड़ी वजह होती है। एक तो रास्ते में लगने वाला वक्त और ईंधन का कॉस्ट, यानी जो ट्रक आ रहा है उसे आने में कितना वक्त लगा और उस ट्रक को कितना डीजल इस्तेमाल करना पड़ा। अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो ट्रक की स्पीड स्लो होगी और सामान के ट्रांसपोर्टेशन में वक्त लगेगा। टाइम इज़ मनी। अब ट्रक जो होते हैं वो ट्रिप्स में काम करते हैं, यानी 1 महीने में वो कितने चक्कर सामान को लगा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए। अगर ट्रक के चलने की स्पीड स्लो होगी तो कम चक्कर लगेंगे और प्रॉफिट के लिए ट्रक वाला अपना दाम बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर सड़कों पर ट्रैफिक होगा तो ईंधन ज़्यादा लगेगा, ईंधन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो भी खर्च बढ़ेगा। सड़क अच्छी होने की वजह से ये समस्याएं नहीं होंगी या कम होंगी। इसके अलावा एक और फ़ायदा भी है। ये फ़ायदा पूरी इकॉनमी में असर डालता है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च होने वाले पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक जादुई शक्ति होती है। अब इसे समझते हैं। कैपिटल का मतलब है पूंजी और एक्सपेंडिचर है खर्च। जो खर्चा पूंजी बनाने में होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपिक्स कहते हैं। कैपिटल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए रेलवे स्टेशन, रोड, ट्रेन, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनीज, ये पूंजियां होती हैं। कैसे? सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट में एक हिस्सा सरकार का होता है। सरकार इनके ज़रिए कमाई भी करती है, इन्हें लीज पर भी दे सकती है। जैसे हाईवे से जो टोल लिया गया वो कमाई है। वही इन प्रोजेक्ट्स को, इन एसेट्स को कुछ सालों के लिए प्राइवेट कंपनीज को लीज पर भी दिया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियां इनके बदले सरकार को पैसा देती हैं और टोल टैक्स कलेक्ट कर अपनी कमाई करती हैं। साथ ही साथ रोड क्वालिटी वगैरह को भी मेंटेन करती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक और फायदा ये होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि सरकार एक हाईवे बनाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। स्वाभाविक है कि यह खर्चा कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, मटेरियल, सप्लायर और मजदूरों में बटेगा। यानी 1000 करोड़ सरकार के खजाने से निकलकर हाईवे बनाने के बदले लोगों की जेबों में जाएंगे, कुछ कंपनीज के जेबों में जाएंगे। मान लीजिए ये लोग अपनी कमाई के 20% पैसे की बचत करते हैं, बाकी 80% खर्च करते हैं। कोई इससे टीवी खरीदता है तो कोई स्कूटी, कोई और दूसरा सामान। नतीजतन मार्केट में बढ़ती है डिमांड। इस तरह 1000 करोड़ में से 80% यानी 800 करोड़ मार्केट में वापस आ जाएगा। डिमांड में इजाफा होगा, बाजार में तेजी आएगी और इकॉनमी को मिलेगा फायदा। यानी रोड बनने से टीवी भी बिक सकता है। इकॉनमी में तेजी आने से लोगों की कमाई में भी इजाफा होगा और इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। अंत में ये 1000 करोड़ रुपए इकॉनमी में घूमते घूमते 5000 करोड़ भी बन सकते हैं। इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इस मल्टीप्लायर इफेक्ट से सरकारी खजाने को भी फायदा होता है। फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण ने संसद में ये बताया था कि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 रुपये खर्च करती है तो उसी साल में सरकार को लौटकर 2 रुपये 45 पैसे मिलते हैं। ये बात हुई सड़कों के डेवलपमेंट की और उससे जुड़े फायदे की। लेकिन क्या सब कुछ उतना ही कमाल है? जितना दिखाया जा रहा है उतना ही कमाल है क्या? नहीं, इसमें एक बड़ी समस्या है। समस्याएं क्या क्या हैं? पहली बड़ी समस्या तो प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी ही है। हमने आपको सबसे बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बताया था, भारतमाला प्रोजेक्ट। 2016 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब इसकी कुल कॉस्ट का अनुमान 5 लाख करोड़ के आसपास था। लेकिन बीते साल नवंबर में इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इसके हिसाब से लगातार देरी होने की वजह से इस परियोजना की कॉस्ट डबल हो गई है। अनुमान है कि इस परियोजना को पूरा करने में अब 10,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च आएगा। कॉस्ट क्यों बढ़ी? सिंपल लॉजिक, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। देरी होने के साथ साथ रॉ मटेरियल जैसे कंक्रीट और बिटुमिन के दाम बढ़ गए, डामर। इसके अलावा कई हाईवे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें कुछ पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, वो सामने आए हैं, जैसे चारधाम परियोजना। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तब से कई अखबार, न्यूज़ एजेंसीज और इन्वायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले आई बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी का कहना है कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन 2047 पर फोकस करेंगे। साल 2047 तक भारत में 50,000 किलोमीटर हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय पहले 100 दिनों में 3000 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन का ठेका देने का लक्ष्य रखा हुआ है उसने। इसके साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर में मंत्रालय 13,000 किलोमीटर के हाईवे कंस्ट्रक्शन टेंडर अवार्ड करना चाहता है। तो ये था NHAI का तिया पाचा। जो लोग पूछते हैं कि नितिन गडकरी इतनी सड़कें कैसे बना रहे हैं, उनके लिए कई सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है आसान भाषा की इस किस्त में, जिसे आकाश ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।
भाई बीते कुछ अरसे में जो है ना एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि आपको जो है ना सड़कों का निर्माण जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आपको रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जहन में ये चीज़ें आती हैं कि भाई सड़कों का निर्माण गवर्नमेंट कैसे कर लेती है। जब गवर्नमेंट एक चीज़ कहती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए पैसे जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो नो डाउट भाई गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है, टैक्सेस लगाती है और वहाँ से जो है पैसा कलेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है हाँ? कि लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा राइट बनता है कि भाई अगर पैसा आ रहा है और आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है तो वो कहाँ से फिर जनरेट हो रहा है। सो मैं कहूँगी कि जिस तरीके से हम नितिन सर को देखते हैं कि उनके टेन्योर में जिस तरीके से एक आपको हम कहेंगे गति नज़र आई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कमाल की है। लाइक उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो अपने नाम किए हैं। और मैं कहूँगी कि एक मिनिस्टर को जिसके पास कोई भी पोजीशन है, जो पद है, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज होना, उसको किस तरीके से उसका काम लेना, वो होना बहुत ज़रूरी है। और ओवर द टाइम हम लोगों ने नितिन सर के काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें उन्होंने जो उनका एक स्टाइल है काम करने का अपनी टीम के प्रति, या जिस तरीके से वो काम लेते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल का। और इनफैक्ट किसी भी लीडर को मुझे लगता है कि इसी तरीके से काम लेना चाहिए कि उसको सबसे पहले तो अपने काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और अगर हम उनकी स्पीच भी देखें या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड जब वो बात करते हैं, मतलब किसी भी रोड से रिलेटेड जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब वो इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे सारी चीजें उनके फिंगर टिप्स पर है। मतलब एक बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि एक इंसान कितना प्रिपेयर होकर आया। भाई अभी जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, उन्होंने जो है जो भाषण दे रहे थे उसमें वो बता रहे थे कि भाई फलानी जगह से फलानी जगह जो है जो रोड है वहां पर आपको 4 घंटे, हाँ बिल्कुल, श्रीनगर तक 8 घंटे, तो मतलब फिंगर टिप्स पर हाँ है। बिल्कुल इतना टाइम जो है वो आपको जो है वो लगेगा। तो भाई आपके जो लीडर्स हैं उन्हें ये याद होना चाहिए, बजाय इसके कि उनके सामने जो है पर्चियां पड़ी हों और वो जो उसे अच्छा ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया। तो मेरा ख्याल है कि जो बंदा वाकई काम करता है उसे जुबानी कलामी जो है ना वो काम जो है वो याद होते हैं कि भाई हाँ ये काम जो है वो किए गए हैं। अच्छा वैसे जो है भाई जो मॉडल्स की अगर बात की जाए तो नो डाउट भाई गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज को रन करने के लिए उन्हें भी जो है काफ़ी टेंडर्स जो है वो इशू जो है वो किया जाता है। ठेका भी आम जुबान में से जो है आपका डिफरेंट कंपनीज को जो है वो इशू किया जाता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू वहाँ से जो है वो जनरेट करती हैं। ऑन द अदर साइड हम ये चीज़ सुनते हैं कि भाई फलानी प्राइवेट कंपनी जो है वो कह रही है हम लॉस में जा रहे हैं, हमारा पैसा जो है वो डूब गया, ये वो, लेकिन जो है ना हकीकत हमेशा बरअक्स ही आपको नजर आती है। देखो मैं ये बात सोची, अगर उनको नुकसान होता हो ना तो दोबारा से वो कभी भी उन चीज़ों के लिए अप्लाई ना करें। तो मुझे लगता है कि ये नो डाउट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ों के अगर प्रॉस होते हैं तो कॉन्स भी हम लोग को देखने पड़ते हैं। अगर प्रॉस ये है कि आपको वहाँ से मतलब सबसे पहले तो ये कि जो गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं उस पर आपको श्योरिटी होती है कि यहाँ पर आपका पैसा जो वो मरेगा नहीं, थोड़ा देर से मिले लेकिन मिल जाएगा। लेकिन ये कि उसके ड्रॉबैक्स यही है कि आपको बहुत लेट इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं या थोड़ी टाइम के बाद आपको ये देरी उसमें आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और एक जो ड्रॉबैक मुझे नज़र आता है ख़ासतौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आपको जो है ना फजूल की अर्चनाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं। यानी कि कोई भी काम होना कोई कभी इधर से आ जाएगा कि भाई ये मसला है, कोई उधर से आ जाएगा ये मसला है, लेकिन जो है ना इसी तरह करते करते प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है ना वो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाती है। अच्छा वैसे इस चीज़ से मैं अग्री भी करूंगी और डिसअग्री भी करूंगी। अग्री इसलिए करूंगी कि वाकई में कुछ लोग तो वाकई में फजूल में टांग अड़ाते हैं, और डिसअग्री इसलिए करूंगी क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर मुझे लगता है जो लोग आवाज उठाते हैं वो बिल्कुल सही उठाते हैं। मुझे पहले ये लगता था कि ना वो लोग भी ऐसे फजूल में आवाज उठाते हैं, लेकिन अब मैं जैसे लाहौर में हालात देखती हूँ ना कि जैसे सारे दरख्त काट दिए गए हैं और रोड्स आपको मतलब इतनी भी रोड्स नहीं है, जितनी भी रोड्स आपको आबादी जो है देखिए अब सड़क यहाँ पे बनेगी लाजमी बात है, वहाँ पे रोड जो वो क्या कहते हैं दरख्त तो उखाड़ ही देते हैं, लेकिन हाँ उन्हें एक प्लांट करने का जो है वो तरीका होता है, उन्हें बचाने का एक तरीका होता है। हमारे यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि भाई उसे उखाड़ा है ना, बस उखाड़ ही दिया है, पुराने से पुराना दरख्त। मुझे लगता है ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि एक तो आप जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप उसको शामिल करें या फिर कहीं और शहर में ही आप उसका प्रबंध कराओ,
ताकि जो एक इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे, क्योंकि अभी जिस तरीके का हम लोग तापमान देख रहे हैं यहाँ पर कभी इस तरीके से नहीं देखा था, और जो एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिलती है, क्लाइमेट में इतना चेंज देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा बिल्कुल। जाना फिर चाहिए। दूसरी चीज़ जो है ना, वो अगर हम एज ए सिटीजन बात करें तो भाई हमारी भी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि अगर हम पहले के टाइमों में देखें, लोगों के जो है बड़े बड़े घर होते थे जिसमें छोटी सी जगह उन्होंने रहने के लिए बनाई होती थी, और नहीं, छोटी सी जगह अपनी रहने के लिए बनाई थी, बाकी सारी जगह उन्होंने दरख्त उनके घर में नजर आते थे, आपको जो है क्यारियां जो है वो नजर आती थी। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर बात करें, छोटे छोटे घर हो गए, दरख्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, पौधों से लोगों को प्यार नहीं है, तो ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मेरा ख्याल है एयर पोल्यूशन और ये जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें जो है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ हम जो आम नागरिक हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं ये बात सोची कि अगर घरों में मतलब दरख्तों की या क्यारियों की अगर जगह नहीं है बची ना, तो एटलीस्ट आप प्लांट्स मतलब गमलों में लाकर रख सकते हैं। मतलब हमारे 2 पोर्शन है, हम लोगों ने दोनों पोर्शन में प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है चलो कुछ तो आपकी लाइफ में बेहतरी आती है ना। बट ये है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों का ख्याल रखने की, और मुझे लगता है कि जो रोड्स हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, और जो फजूल लोग बीच में टांग अड़ाते हैं, उनकी टांग को तो बिल्कुल साइड पर कर देना चाहिए। नहीं होती ना, हाँ होती नहीं वो टाइम। लेकिन तुम ये देखो, अभी जैसे हम लोगों ने जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने 2018 में देखा था, रिमेम्बर, ठीक है ना, और तब से लेकर अभी तक मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो बताने की डबल हो गई है। तो ये नुकसान किसको है? ऑब्वियसली ये एक गवर्नमेंट के साथ साथ एक आम नागरिक की लाइफ में भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट ने आम नागरिक से लेना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी जो है वो माइंड में आनी चाहिए, लेकिन जो टांग अड़ाते हैं उनको ये बिल्कुल नहीं ख्याल होता यार। ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई वो अगर प्रोजेक्ट है तो सारे उसकी जो वो है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी उसके कॉन्स हैं, वो सारे डिस्कस जो है वो पहले करके फिर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाए। देखो मैं ये बात मानती हूँ पंचायत देखने के बाद कि हर आदमी की लाइफ में और हर जगह आपके अराउंड बनराकस होते हैं। एनीवे वो ज्यादा होते हैं। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी, और इसी साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।